हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 70। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है DS का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि 6 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर्ड 6। ओके, हु अमंग दैम लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, उसने बोला कि 6 पर्सन है, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 6 फ्लोर्स हैं। हमें ये पता करना है कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है। उसने बोला है हमसे कि एग्जैक्टली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आकाश एंड सविता लिव्स। ओके, तो उसने कि 2 फ्लोर का गैप है किसके बीच में? जहाँ पर आकाश रहता है और जहाँ पर सविता रहती है, ठीक है। उसके बाद आकाश लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन दी लोएस्ट फ्लोर। ओके, उसने बोला कि आकाश कहाँ पर रहता है? वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, मतलब वो फर्स्ट पर रह सकता है, थर्ड पर रह सकता है या फिर फिफ्थ पर रह सकता है, लेकिन उसने मना करा हुआ है लोएस्ट पे नहीं है। इसका मतलब 1 पर नहीं रहेगा। वो कहाँ पर हो सकता है? 3 पर या फिर 5 पर हो सकता है। उसके बाद ऋषभ लिव्स ईदर ऑन लोएस्ट फ्लोर और ऑन द हाईएस्ट फ्लोर बट डज नॉट लिव अबव सविता। ओके, उसने वाला कि ऋषभ कहाँ रहता है? वो या तो लोएस्ट फ्लोर पर रहेगा या फिर हाईएस्ट फ्लोर पर रहेगा, बट डज नॉट लिव अबव सविता, लेकिन वो सविता के ऊपर नहीं है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, ठीक है। हम एक बात जानते हैं क्या, आपके पास टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। उसने क्या बोला? ऋषभ कहाँ हो सकता है? या तो 6 पर होगा या फिर वो कहाँ होगा? ग्राउंड फ्लोर पर होगा, ठीक है। अगर मैं इन केस ऋषभ को 6 पर रखता हूँ, उसने आगे हमसे क्या बोला है कि ऋषभ सविता के ऊपर नहीं है। अगर मैं ऋषभ को 6 पर रख देता हूँ, ऑब्वियसली सविता इसके नीचे ही होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से ये वाली हमारे पास जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी ना, ठीक है। अगर मैं H को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस आपके पास सविता उसके नीचे होगी और ऑब्वियसली फिर वो हमारे पास कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इस वजह से आपके पास एक चीज़ कंफर्म होगी कि ऋषभ कहाँ आएगा? वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा। और हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी क्या, कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन होगा। इसका मतलब क्या है? सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड से देखते हैं। देखिए, उसने क्या बोला कि 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच रुचिका एंड विशाल लिव्स। ओके, 2 पर्सन है किसके बीच में? रुचिका और विशाल के बीच में, ठीक है। एंड विशाल लिव्स, सॉरी, रुचिका लिव्स बिलो विशाल। ओके, रुचिका का है बिलो है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसकी, विशाल यहाँ पर और इसके 2 नीचे रुचिका, ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आकाश डजंट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। ओके, आकाश ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आकाश आपके पास ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। और उसके बाद रुचिका डजंट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। ओके, रुचिका भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। एंड रजत लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट ही लिव्स अबव रुचिका। ओके, और रजत कहाँ पर है? वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर है, मतलब वो किस पर हो सकता है? 3 पर होगा या फिर 5 पर होगा। फर्स्ट पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो ऊपर रहता है किससे? रुचिका से, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन लिव्स बिटवीन आकाश एंड ऋषभ। ओके, और 2 पर्सन रहते हैं किसके बीच में? आकाश के बीच में और ऋषभ के बीच में, ठीक है। तो देखिए, इसको हम किस तरीके से पुट करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? रुचिका और विशाल की, तो रुचिका और विशाल कहाँ कहाँ आ सकते हैं? रुचिका आपकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो विशाल कहाँ पर होगा? 1 2 छोड़कर विशाल होगा यहाँ पर, फाइन। और इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, कि अगर रुचिका आपकी नंबर 3rd पर है, इन दैट केस विशाल कहाँ होगा? 6 पर होगा, ठीक है। और अगर मैं रजत को पुट करना चाहता हूँ, तो इस पॉसिबिलिटी में रजत कहाँ पर आ सकता है? रजत कहाँ पर था? वो या तो 3rd पर था या तो 5th पर था। इस वाली पॉसिबिलिटी में वो 3rd पर ही होगा, ठीक है। और इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो वो 5th पर ही होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ क्या, इस वाली कंडीशन की, आकाश और ऋषभ के बीच में क्या है? 2 पर्सन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आपके पास आकाश नीचे तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास आकाश आएगा और यहाँ पर आपके पास ऋषभ आएगा और कहीं वो आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? 2 पर्सन है। और अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये दोनों सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, मतलब क्या? आकाश यहाँ पर और ऋषभ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आपके पास ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा? ऋषभ रहेगा।
इसका मतलब क्या है, सेकंड से भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने स्टेटमेंट 1 दिया है, द फॉर्मर गीतांजलि ग्रुप चीफ मिस्टर नीरव मोदी फ्लेड द कंट्री लास्ट ईयर एंड हैज़ अनपेड डेट क्लोज टू ट्यून ऑफ रुपीज़ 15,000 crores टेकन एज अ लोन फ्रॉम वेरियस इंडियन बैंक्स। ओके, सो स्टेटमेंट 1 में उसने हमें क्या बताया कि जो गीतांजलि ग्रुप की चीफ हैं मिस्टर नीरव मोदी, उन्होंने कंट्री छोड़ दी और उनके ऊपर डेट कितना है, 15,000 करोड़ का है, जो कि उन्होंने अलग अलग इंडियन बैंक से लिया हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कॉज और इफेक्ट वाले ना। सेकंड को भी पढ़ते हैं, देखिए उसने बोला कि फ्यूजिटिव बिजनेसमैन नीरव मोदी वॉज क्वेश्चन बाय अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑन द स्ट्रीट ऑफ द लंडन। ओके, उसने बोला कि जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है नीरव मोदी, उनसे क्वेश्चन करा किसने, जर्नलिस्ट ने। कहाँ से, किसके, द टेलीग्राफ के, कहाँ पर, लंदन के स्ट्रीट पर। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर कॉज और इफेक्ट क्या हो सकता है, बताइए। ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वन, ये कॉज होगा क्या, नीरव मोदी ने क्या करा, लोन लिया बैंक से और वो कंट्री छोड़कर चला गया। ठीक है, इस वजह से इफेक्ट क्या हुआ, जो एक जर्नलिस्ट था उसने उसको स्ट्रीट पर पकड़ा, लंदन की स्ट्रीट पर, और वहाँ पर क्वेश्चंस किए। ठीक है, समझ में आया ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट से हमें क्या पता चला, फर्स्ट में उसने हमें बताया, इन्फॉर्मेशन दी क्या, कि एक आपके पास बिजनेसमैन है कौन, नीरव मोदी, जो कि जिसके ऊपर बहुत सारा डेट था अलग अलग इंडियन बैंक से, इसलिए वो देश छोड़कर चला गया। और सेकंड में क्या पता चला हमें, सेकंड में उसने बताया कि एक जर्नलिस्ट ने उससे क्वेश्चंस किया है, कहाँ पर, लंदन में। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपके पास कॉज था, ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या था, उसका इफेक्ट था। क्लियर है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT विल रिव्यू ऑल इट्स बुक्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया कि जो NCERT है वो अपनी सारी बुक्स को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। फाइन, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है ना। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, उसने बोला है, दीज बुक्स वर क्रिएटेड ओवर अ डेकेड अगो एंड नीड टू बी अपडेटेड, द बुक्स वर क्रिएटेड इन 2009। ओके, सो सेकंड में उसने बोला कि ये जो बुक्स हैं वो एक डेकेड अगो बनाई गई थी, ठीक है, और उसमें अपडेशन चाहिए, और ये बनाई कब गई थी, 2009 में। ठीक है, फिर से एक बार दिमाग में रखिए दोनों स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में क्या बताया था उसने कि जो NCERT है वो अपनी बुक्स को क्या करेगी, रिव्यू करेगी। सेकंड में उसने क्या बताया था, ये जो बुक्स बनी थी वो 10 साल पहले, करीब करीब 10 साल पहले बनी थी, और उसमें अपडेशन चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कॉज और इफेक्ट की बात करूँ, कॉज क्या होगा, ऑब्वियसली सेकंड वन आपके पास क्या होगा, कॉज होगा, क्योंकि ये बुक्स क्या हो गई हैं, वो अप टू डेट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए उनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या था, कॉस्ट था, और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि NCERT क्या करेगी, सारी बुक्स को रिव्यू करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। उसने बोला स्टेटमेंट में कि नीरू चंद्रा बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ द सी, ITLOS. Chanda is only the second woman to be the judge of ITLOS in its 2 decades of existence, where there have been a total of 40 judges. Okay, so यहाँ पर उसने क्या बताया कि जो नीरू चंद्रा है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि मेंबर बनी है किसकी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ द सी की। ठीक है, और ये सेकंड वुमेन है जो कि जज बनी है किसकी, ITLOS की 2 डिकेड्स में, जब से उसका एग्जिस्टेंस है तब से। ठीक है, और अभी तक इसमें कितने, टोटल 40 जजेस हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 वुमेन्स है, और सेकंड वुमेन कौन है, नीरू चंद्रा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं। फाइन, फर्स्ट उसने क्या बोला, नो अदर वुमेन ऑफ इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ ITLOS। कोई भी वुमेन इंडिया की अदर देन नीरू चंद्रा वो कैपेबल नहीं है मेंबर बनने के लिए किसकी, ITLOS की। बिल्कुल गलत,
ये हमारे पास अजम्पशन यहाँ से हम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी हम यहाँ पर पता ही नहीं कर सकते ना। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ से आप किसी और वुमेन के बारे में पता कर सकते हैं क्या कि कोई और वुमेन है वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, आई मीन वो उसके लिए कैपेबल है कि नहीं है। हम ये चीज़ इस पर कोई कमेंट तो कर नहीं सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट तो आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड क्या है, वुमेन कैन बी अ बेटर जज देन मैन, वुमेन कैन बी अ बेटर जज देन मैन। यहाँ से आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि नीरू चंद्रा कौन है, वो फर्स्ट वुमेन है इंडिया की और सेकंड वुमेन है टोटल में उन 40 जजेस में, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि वुमेन बेटर जज हो सकती हैं किससे, मैन से? नहीं, इस चीज़ पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं उन दोनों का, मैन और वुमेन का कंपैरिजन नहीं करा सकता हूँ, यू नो। इतने स्टेटमेंट से मैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन तो नहीं करा सकता हूँ, इसलिए सेकंड वाला भी आपके पास स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो अजम्पशन नहीं होगा। हम इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, उसने बोला है कि नो अदर कैंडिडेट इज सुपीरियर देन नीरू चंद्रा। फिर से उसने देखिए बहुत एक्सट्रीम बात कर दी, क्या कि कोई भी और कोई कैंडिडेट है ही नहीं नीरू चंद्रा के अलावा जो कि सुपीरियर हो। तो ये भी आपके पास क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है कि इफ़ हाईवेज वर रिस्ट्रिक्टेड टू कार्स and only those trucks with capacity of less than 8 tons, most of the truck traffic would be forced to run outside the highway. Okay. उसने क्या बोला कि अगर हम हाईवेज को रिस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ कार्स और उन ट्रक्स के लिए जिसकी कैपेसिटी 8 टन से कम है, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द ट्रक ट्रैफिक वो फोर्स हो जाएगा कहाँ, हाईवे के बाहर रन करने के लिए, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली आगे, सच अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ट्रक ट्रैफिक would reduce the risk of collision on the highways, ठीक है। सो उसने आगे हमसे क्या बोला कि इस वजह से जो हमारे पास अमाउंट है किसका, ट्रक ट्रैफिक का, मतलब क्या जो ट्रक का ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिस वजह से कोलिशन जो होते हैं हमारे पास हाईवे पर उसका भी रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में उसने हमें ये चीज़ें बताई हैं, ध्यान में रखिएगा जो जो चीज़ें आपके पास स्टेटमेंट में दी हुई है हमें बस वही चीज़ कंसिडर करनी है। आगे उसने क्या बोला, द कंक्लूजन ड्रॉन इन द सेंटेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस, ठीक है। जो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है उससे हमें ये बताना है कि हमारा वो किस पर डिपेंड करेगा, किस अजम्पशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, देखिए उसने बोला द रोड्स आउटसाइड हाईवे वुड बी एज कन्वीनियंट एज हाईवे फॉर मोस्ट ड्राइवर ऑफ द ट्रक। उसने हमसे बोला कि जो रोड्स हैं हाईवे पर, हाईवे के बाहर वाली, ठीक है, वो उतनी ही कन्वीनियंट होंगी जितनी कि हाईवे वाली हैं फॉर मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द ट्रक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट में उसने हमें यहाँ पर ट्रक्स के में डिस्टिंग्विश करा हुआ है, ठीक है। ट्रक्स में उसने बात किसकी करी है, उसने बात करी है वो वाले ट्रक जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 8 टन वाली है, और वो वाले ट्रक जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 8 टन से ज़्यादा वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले एजम्पशन में, तो उसने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्राइवर बोला है, मोस्ट ड्राइवर ऑफ द ट्रक्स बोला है। यहाँ पर उसने किसी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं करा है किसके बीच में, 8 टन से कम वाले और 8 टन से ज़्यादा वाले में, इसलिए फर्स्ट वाला आपके पास अजम्पशन अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक हमने पढ़ा ये आपके पास नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके कि मोस्ट ऑफ द रोड्स आउटसाइड हाईवे आर नॉट रेडी टू हैंडल ट्रक ट्रैफिक। जो ज़्यादातर ट्रक्स हैं, जो ज़्यादातर रोड्स हैं, सॉरी, किसकी, आउटसाइड द हाईवे वाली, वो रेडी नहीं है हैंडल करने के लिए किसको, ट्रक ट्रैफिक को। ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं अपने ट्रैफिक को तो ऑब्वियसली बाहर वाली जो रोड्स होंगी वो क्या होंगी, ठीक होगी, ठीक है ना, तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं हम उस ट्रैफिक को। थर्ड वाला क्या देखिए उसने बोला कि मोस्ट ट्रक्स आर करेंटली रनिंग इन हाईवे हैव द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 8 टन्स। उसने बोला कि जो ज़्यादातर ट्रक्स हैं जो रन कर रहे हैं हाईवे पर उनकी कैपेसिटी 8 टन से ज़्यादा है, उस टाइम से ये चीज़ बोली। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट में उस टाइम से क्या बोला था कि अगर हम हाईवे को रिस्ट्रिक्ट कर दें किसके लिए, सिर्फ कार के लिए और उन ट्रक्स के लिए जिनकी कैपेसिटी लेस देन 8 टन है, देन मोस्ट ऑफ द ट्रक ट्रैफिक, ये देखिए इसको पढ़िए बस, मोस्ट ऑफ द ट्रक ट्रैफिक वो क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा कहाँ के लिए, टू रन आउटसाइड दी हाईवे। अगर ज़्यादातर ट्रक ट्रैफिक हाईवे के बाहर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है,
जो हमारे पास ट्रक का ट्रैफिक था उसमें ज़्यादातर क्या थे, वो 8 टन से ज़्यादा वाले थे। इसका मतलब क्या है, थर्ड वाला आपके पास अजम्पशन एकदम करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ क्या है, उसने बोला है कि कार्स आर एट ग्रेटर रिस्क फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन कोलिजन देन द ट्रक्स। ओके, ये तो हम बिल्कुल भी यहाँ से इस चीज़ को कंफर्म नहीं बोल सकते हैं क्या कि आपके पास जो कार है उनका ज़्यादा रिस्क होता है इन्वॉल्व होने में, किसमें, कोलिजन में। इसका मतलब क्या, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।